कुछ स्टूडेंट की भी प्रॉब्लम होती है, रेगुलर स्कूल वगैरह नहीं करते हैं और टीचर लोग भी कई बार नहीं ठीक से पढ़ाते हैं। स्पेक्ट्रम पढ़ा था क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में ये रिकमेंडेशन सुना था, तो उसके लिए मैंने अलग से रेलवे की बुक आती है। मेजरली वो होता है कि आपको फर्स्ट बार में जो दिमाग में हंट किया वो सही ही होगा, KBC नैनो की, तो मैंने वो पढ़ा था। तो वो रूटीन मेरा बचपन से ही रहा है और कभी मैंने उसको ख़त्म नहीं होने दिया। तो एक माइंड सेट कैसे बनाया जाए कि हाँ मुझे बहुत ही कंफाइन तरीके से और कम रिसोर्सेस रखने हैं, तो क्या तरीका हो? मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया था तो मैंने पैराग्राफ वाइज लिखा था, तो उसमें भी मेरे मार्क्स आए थे पर उतने बेहतर नहीं थे। हिस्ट्री में फैक्ट याद करना बड़ा मुश्किल होता है, मतलब सन ईयर ये सब याद करना, कोई नाम वगैरह, तो उसको आपने कैसे सही? हाँ, मैंने उनको कन्विंस किया कि आप पहले मुझे 1-2 साल समय दे दीजिए, मैं पढ़ाई कर लूँगी, उसके बाद आप कहेंगे तो मैं शादी भी कर लूँगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इंस्पायरिंग और ह्यूमैनिटी वीडियो में। आज हमारे साथ शिखा दीप्ति मैम है। 66th BPSC में मैम का रैंक 282 है और मैम को सर्विस जो अलर्ट हुआ है RDO हुआ है। मैम का ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है। आप लोगों की बहुत सारी क्वेरी होती है कि हिस्ट्री पर स्ट्रेटेजी जरूर लेके आएँ, टॉपर से हिस्ट्री के बारे में ज़रूर पूछें, तो मैम का जानेंगे कि मैम का जर्नी क्या रहा है। मैम ने 3 बार इंटरव्यू दिया, 64th, 65th और 66th। तो इनका बुक लिस्ट वगैरह क्या था, कंटेंट क्या था, रिसोर्सेस क्या थे और कैसे तैयारी करती थी, और अभी हम पटना में हैं, तो मैम की ओवरऑल जर्नी हम जानेंगे। यदि आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है, चैनल को सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। मैम सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेसन्स। ब्रीफली अपने बारे में बताएं। मेरा नाम शिखा दीप्ति हुआ, देवरिया मुजफ्फरपुर से मैं बिलोंग करती हूँ और मैंने ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में किया है। हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल रहा है सिविल सर्विसेज में। ओके, आपका BPSC में अटेम्प्ट कितने हैं और मीडियम क्या था और ऑप्शनल सब्जेक्ट? मेरा हिंदी मीडियम से था और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है और मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है। ओके, तो घर में कैसा रहा है पढ़ाई लिखाई का माहौल? जैसे कि ऐसा होता है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए काफ़ी वैसा एम्बियंस होता है, तो कभी घर में पढ़ाई लिखाई का बेसिकली वो इन्वायरमेंट किस टाइप का रहा है? मेरा जॉइंट फैमिली है, तो लेकिन मोटिवेशन सबके तरफ से मेरे मम्मी पापा, मेरे अंकल आंटी सबके तरफ से था और 10th तक की पढ़ाई मैंने अपने गांव से की है, तो वहाँ से था कि मुझे पढ़ना है, आगे कुछ करना है, हमेशा से था। सो आप पटना में रह के तैयारी करती हैं, तो क्या कोचिंग वगैरह आपने कहीं से लिया था और कोचिंग कितना ज़रूरी है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में? मैंने सिर्फ ऑप्शनल हिस्ट्री का क्लास किया था क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था इससे, तो ऑप्शनल के लिए मैंने क्लास किया था। ऑप्शनल का क्लास करते हुए मैंने एक बात महसूस किया कि इसमें सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने GS के क्लास में पहले पढ़ के देखा और धीरे धीरे मुझे लगा, क्योंकि जब भी मेंस होता है तो टाइम काफ़ी कम होता है PT और मेंस के बाद, तो उस बीच में अगर आप क्लास करते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम क्लास में चला जाता है और इसकी बजाय सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन भी कई सारे मटेरियल अवेलेबल होते हैं तो मुझे उससे काफ़ी हेल्प मिला और मैंने GS की तैयारी खुद से की और ऑप्शनल के लिए मैंने क्लास किया था। मैम बात करिए प्रीलिम्स की, तो आपने हर बार प्रीलिम्स निकाला है जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, 64वीं 65वीं और 66वीं में, तो आप फाइनली आपका फाइनल लिस्ट में नाम आएंगे, आप RDO बनी गई हैं। तो प्रीलिम्स के लिए आपका स्ट्रेटेजी क्या होती थी और उसमें जो बुक्स वगैरह हैं क्या आपने फॉलो किया था? सबसे पहले तो हिस्ट्री के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही स्पेक्ट्रम पढ़ा था क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में ये रिकमेंडेशन सुना था, तो स्पेक्ट्रम की बुक मैंने पढ़ी थी। और चूँकि प्रीलिम्स में हिस्ट्री एक मेजर पार्ट होता है तो उसको कवर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और साइंस मेरा बढ़िया था और साथ ही साथ अच्छा, आपने BSc कर रखा है? हाँ, तो साइंस बढ़िया था और उसमें 1 लाइनर साइंस पूछते हैं, तो उसके लिए मैंने अलग से रेलवे की बुक आती है साइंस सामान्य विज्ञान करके, तो मैंने वो पढ़ा था स्टार्टिंग में। तो साइंस और हिस्ट्री का सेक्शन मेरा कंप्लीट था और मैथ्स मेरा बढ़िया था, तो फर्स्ट बार में मेरा इसी तीनों के वजह से सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, तो मतलब हिस्ट्री आपने पढ़ा, साइंस पढ़ा और रहा बात मैथ्स, बाकी जियोग्राफी पॉलिटी वगैरह की बात करिए, इकोनॉमिक्स, वो फर्स्ट बार तो मैंने ओवरव्यू बस थोड़ा थोड़ा लिया था पर मेजर सेक्शन नहीं, क्योंकि तब मेरे पास टाइम नहीं था, जस्ट मेरा ग्रेजुएशन हुआ था और वही मैं बोल रही हूँ कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। आपके पास जितना टाइम है आप देखिए आप उसमें बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकते हैं। मैम एक ही ऑप्शन है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, मतलब जब से ये ऑप्शन मतलब आया है प्रीलिम्स में, तो बड़ा उसको बस सॉल्व करना, एक इसमें से कोई भी नहीं, तो इसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए क्या ट्रिक्स और मतलब टेक्निक्स होते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पकड़ पाएँ? मैं ये कहूँगी कि पेपर जो आते हैं उसमें आप हर साल का अगर ओवरव्यू देखें तो मुश्किल से 8 या 9 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका ऑप्शन ही होता है। तो आप हर बार जब क्वेश्चन को बहुत डीपली देखते हैं तो आपको लगता है कि इसका A आंसर हो सकता है, आपको बार बार कन्फ्यूज़न होता है कि कहीं ये भी तो नहीं है, ये भी तो नहीं है, पर अगर आप बार बार उस तरह करेंगे तो आपको जो याद है
मेजरली वो होता है कि आपको फर्स्ट बार में जो दिमाग में हंट किया वो सही ही होगा। तो मैं कहूँगी कि आप क्वेश्चन को इतना नहीं सोचें कि वो आप ई पर जाकर रुके, लेकिन उसको बहुत लाइटली भी नहीं लेना है, पर उसको ऐसा नहीं कि आप इतना सोच ले कि आपको अपने ऊपर डाउट हो जाए कि मैं जो पढ़ रखा है वो गलत है। मतलब पहले जो हंट करे वही हाँ, पहले हंट करे, क्योंकि आपने पढ़ा है तो जाहिर सी बात है, अगर पढ़ा है तो पहली बार वो दिमाग में आएगा। हाँ। तो उस पर जाए, क्योंकि वैसे भी 10 से ज़्यादा तो आते नहीं हैं ई ऑप्शन में। जी। मैम बिहार स्पेशल की बात करी जाए तो इसमें बड़ा मतलब कि वो होता है कि बिहार स्पेशल चूँकि हम पहले नहीं पढ़े होते हैं, है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की अगर बात करें, जो स्टैंडर्ड बुक है, लक्ष्मीकांत हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स का, और जो रमेश सिंह वाला जो भी बुक्स हैं, फिर एनसीईआरटी हुआ, उसमें बिहार के संदर्भ में हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो बिहार को फिर उस बिहार को अच्छा करना, उसको अच्छे से पढ़ना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कहीं ना कहीं। तो उसके लिए जो कंटेंट है वो कौन सा फॉलो किया जाए? मैंने तो जो सर की बुक है, बुक आती है एक बिहार स्पेशल करके, बिहार समग्र, केबीसी नैनो की, तो मैंने वो पढ़ा था। और उसको थ्रू आउट पढ़ने के बाद मुझे बिहार की ओवरऑल नॉलेज हो गई थी। और बाकी हर प्रीलिम्स के टाइम में उसका करेंट अफेयर्स आता है, तो वो मैंने फॉलो किया था। करेंट अफेयर्स जैसे आपने नाम लिया, तो इसमें मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, करेंट अफेयर्स को कैसे मतलब अच्छा किया जाए? मैं ये कहूँगी कि अक्सर लोग सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम में करेंट अफेयर्स ईयरली लेकर पढ़ लेते हैं, पर आपके पास जितना भी टाइम बचता है, या फिर कोई काम करते वक्त, या फिर एक्सरसाइज करते वक्त, रोज़ सुबह अपने रूटीन को मेंटेन करते वक्त, आप एक रोज़ का एक वीडियो आप तय कर लीजिए आप किस चैनल से सुनना चाहते हैं। तो आप रोज़ का अगर सुनेंगे, आपके दिमाग में कुछ बातें रहेगी जो आपको एग्ज़ाम के टाइम में बहुत हेल्प करेगा। जब आप ओवरव्यू लेते हैं एग्ज़ाम में बार बार रिविज़न करने के टाइम में, डेली का न्यूज़ पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, और डेली का न्यूज़ अगर आप सुनते हैं तो ये बढ़िया होता है, आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है। मैम आप पटना में रहती है, पटना में मतलब सफिशिएंट आपको कंटेंट मिल जाते हैं बीपीएससी के रिगार्डिंग? बहुत लोग दिल्ली जाते हैं, वहाँ पे रह के प्रिपरेशन करते हैं, तो क्या पटना मतलब सफिशिएंट है प्रिपरेशन करने के लिए? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार का चूँकि एग्ज़ाम है बीपीएससी, तो यहाँ पर बिहार के लिए बहुत मटेरियल मिल जाते हैं, इवन कि सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ले कौन सा न ले। तो आपने इसे सेलेक्ट करने की बात बोला, तो इतने सारे भरमार है मटेरियल्स की कि एस्पिरेंट जाते हैं मार्केट में, ये भी कंटेंट उठा लिया, वही मैगजीन ले लिया, वही बुक्स ले लिया, सारा उसे उठा के अपने रूम में ऐसे बड़े बड़े जो है कि किताबों का वो छल्ली लगा देते हैं, है ना। तो उसमें किस तरीके से फिल्टर आउट करें कि हमारे पास कम कंटेंट हो? जैसे मैं आपके रूम में देख रहा हूँ, बहुत ही कम लिमिटेड और बुक्स आपने रखा है और बीपीएससी आपने क्रैक कर लिया। तो एक माइंड सेट कैसे बनाया जाए कि हाँ, मुझे बहुत ही कम फाइन तरीके से और कम रिसोर्सेस रखने हैं, तो क्या तरीका होगा? तरीका, सबसे पहले तो आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता होने चाहिए। दूसरी बात है कि आप तय कर लीजिए, जैसे आप मंथली मैगज़ीन पढ़ते हैं, तो आप पढ़ के अगर देख सकते हैं कि कौन सा लैंग्वेज आपको सूट करता है, तो उस हिसाब से तय कीजिए। मैंने स्टार्टिंग में पीडी पढ़ा था, तो वो मुझे काफ़ी हेल्प किया, तो मैं अभी भी उसी को कंटिन्यू करती हूँ। मैं पीडी ही पढ़ती हूँ, क्योंकि उसमें जो आर्टिकल्स आते हैं उसमें काफ़ी थ्रू आउट दिया रहता है हर चीज़ के बारे में, और उसमें वन लाइनर जो करंट अफेयर्स वगैरह होते हैं वो भी होते हैं, तो मैं उसको फॉलो करती हूँ। और बाकी सिलेबस को भी मैनेज करना है अच्छे से। हाँ, सिलेबस को भी तो मैनेज करना है, सिर्फ करंट अफेयर्स का पार्ट नहीं है इसमें। तो सिलेबस को, जैसे सिलेबस थोड़ा ब्रॉड होता है, वास्ट माना जाता है, कोई भी पीसीएस के एग्जाम होता है, यूपीएससी का एग्जाम होता है, तो सिलेबस को कैसे समझा जाए, उसको कैसे इजी बनाया जाए? देखने में लगता है कि अरे तो सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसको इजी बनाने के लिए कैसे उसको डिकोड किया जाए एक तरीके से सिलेबस को? मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बार बार देखे थे, जिससे मुझे पता चले कि इसमें से मुझे क्या छोड़ना है। सबसे पहले प्रिपरेशन का तो ये रूल है, चूँकि इसका सिलेबस ही बहुत बड़ा है, तो जैसे एग्ज़ाम के टाइम में हम लिमिटेड ही पढ़ाई कर सकते हैं और उसको बार बार पॉलिश कर सकते हैं, क्योंकि वो जितना आपके माइंड में रहेगा उतना ही ज़्यादा निकल कर आएगा एग्ज़ाम में। तो इसलिए सिलेबस में क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या छोड़ना है। कई बार हम उन टॉपिक्स पढ़ लेते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का बहुत ज़रूरी होता है। बेस्ट तरीका है कि आप हाँ, क्योंकि आप माइंड से तभी जान पाते हैं बीपीएससी क्या पूछना चाहती है आपसे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। जी, मैं अपने 3 अटेम्प्ट दिया, तीनों बार अपने मेंस लिखा, तीनों बार अपने इंटरव्यू दिया है। मेंस आंसर राइटिंग आपकी काफ़ी बेहतरीन रही होगी, तभी आप हमेशा मेंस क्रैक कर ले रही थी। तो मैं आपसे 2-3 टिप्स आपसे पूछना चाहूँगा कि आंसर राइटिंग को आपने बेहतर कैसे बनाया? वो कैसे आंसर राइटिंग स्किल को आपने डेवलप किया? वो क्या 2-3 तरीके आप मतलब एस्पिरेंट को बताना चाहोगे? फर्स्टली तो हिंदी मेरा मीडियम नहीं था, जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो मैथ से,
तो वो इंग्लिश में था, तो मुझे काफ़ी स्टार्टिंग में दिक्कत आई। पर जब मैं हिस्ट्री का क्लास कर रही थी तो हिस्ट्री का सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है, उसमें लिखना बहुत पड़ता है, तो उससे मेरी राइटिंग स्किल थोड़ी सी स्पीड हो गई थी। और बाकी क्वेश्चन जब आंसर राइटिंग का बात आया तो वो 3 पार्ट में लिखा जाता है, जैसे इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन करके। तो पहले तो हमको ये सोचना है इंट्रोडक्शन, कब पहले अपने माइंड में सोचे किसी भी क्वेश्चन को देखकर कि क्या मैं इसको लिख सकती हूँ। और दूसरा है कि आपको, जैसे मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया था तो मैंने पैराग्राफ वाइज़ लिखा था, तो उसमें भी मेरे मार्क्स आए थे पर उतने बेहतर नहीं थे। तो मुझे कई लोगों ने रिकमेंड किया कि आप पॉइंट वाइज़ लिख कर ट्राई करिए, तो मैंने पॉइंट वाइज़ लिखना शुरू किया। इस बार भी मैंने पॉइंट वाइज़ लिखा था, तो वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लिखना है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है। दोस्तों, घर बैठे आपको यूपीएससी पीसीएस की ऑल मटेरियल्स चाहिए, लाइक ऑल स्टैंडर्ड बुक्स, ऑल नोट्स लाइक डिस्ट्री विजन, वाजीराम ईटीसी, एनसीईआरटी बुक्स, ओल्ड न्यू एनसीईआरटी, मिक्स एनसीईआरटी, तो दिल्ली के आप राजेश बुक स्टोर से मंगा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉल करके। थैंक यू। मैम, एक स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है जो कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो कि उसमें बहुत मार्क्स फेचिंग होता है, 72 मार्क्स के शायद होते हैं ना, तो यदि आप सॉल्व कर देते तो 72 मार्क्स आपका लाना आसान हो जाता है कहीं ना कहीं। तो उसके लिए क्या करे एस्पिरेंट, उसको कैसे उसको सही कर ले? हाँ, मेरा तो था कि प्रैक्टिस करना ही है। मेरा बढ़िया था, फिर भी हर बार ये हुआ कि मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी उस पर। इवन कि जब मेंस राइटिंग मैं शुरू कर रही थी, तो मुझे बाकी सेक्शन से थोड़ी-सी घबराहट होती थी स्टार्टिंग में, पर मुझे मैथ से नहीं होती थी। तो मैं वहीं से शुरू करती थी हर बार। तो ये मुझे कॉन्फिडेंस देता था कि कम से कम एक सेक्शन तो मेरा बढ़िया है, और उसके बाद आगे फिर धीरे-धीरे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता था। तो और लेकिन मैंने इसको कभी छोड़ा नहीं, क्योंकि अगर आपको पोस्ट लेना है, मेरिट लिस्ट में आना है, तो आपको डीआई सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इसलिए उसका प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। इवन कि आप जैसे आंसर राइटिंग नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप उसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो चूँकि ऐसा पार्ट है कि आप उसमें कुछ भी लिख कर नहीं आ सकते हैं। आप उसको प्रॉपर्ली बनाना पड़ेगा और उसका सही आंसर आना चाहिए। मैम, हिस्ट्री आपका ऑप्शनल रहा है। हिस्ट्री इस समय मैक्सिमम एस्पिरेंट बीपीएससी में हिस्ट्री लेके एग्जाम दे रहे हैं। मैं भी इतना इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैक्सिमम हिस्ट्री वाले ही मिल रहे हैं जो सिलेक्ट हो रहे हैं। तो एस्पिरेंट की डिमांड होती है कि हिस्ट्री में जो भी सिलेक्टेड होते हैं उनसे थोड़ी डीप स्ट्रेटेजी पूछें कि हिस्ट्री के लिए अपने कौन सा बुक लिस्ट और फॉलो किया है, उसे क्वेश्चन कैसे टैकल करना है, नोट्स मटेरियल्स, ये हिस्ट्री के लिए आपने कहाँ से फॉलो किया? बेसिक हिस्ट्री जो एनसीईआरटी से मैंने पढ़ा था, उसके अलावा मैंने अपने क्लास नोट्स यूज़ किए थे। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हम कई सारे बुक मटेरियल पर चले जाते हैं, पर जब एक ही चीज़ को हम बार बार पढ़ते हैं तो उसके विदिन द लाइन क्या लिखा होता है ये हमें पता होता है कि क्या बोलना चाह रहा है, क्योंकि हमें लिखना तो है शॉर्ट में ही, एक टॉपिक में बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो एक ही चीज़ को बार बार आप पढ़िए। बुक लिस्ट बताइए थोड़ा। बुक लिस्ट स्टार्टिंग में मैंने जब एनसीईआरटी पढ़ा तो उससे मुझे काफ़ी, बाकी मैंने क्लास नोट्स के अलावा बस बुक को रिफ़र किया था। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में जो आर.एस. वर्मा का बुक आता है वो मैंने फॉलो किया था। और सिर्फ मेडिवल के लिए सल्तनत काल का, सल्तनत काल के मेरे सर जो है एसी झा सर, उन्होंने बुक लिखा था। तो चूँकि मैं उनके नोट्स पढ़ रही थी तो उनका बुक थोड़ा डीपली लिखा होता तो मैंने वो रिफ़र किया था। मॉडर्न के लिए तो स्पेक्ट्रम में स्टार्टिंग से पढ़ती थी, तो मॉडर्न पार्ट मेरा बढ़िया हो गया था, तो मैंने क्लास नोट से ही वो किया था। हिस्ट्री में फैक्ट याद करना बड़ा मुश्किल होता है, मतलब सन ईयर ये सब याद करना, कोई नाम वगैरह, तो उसको आपने कैसे सही किया था? ये एक तरह का वेग है कि हमें फैक्ट याद करने पड़ते हैं। एक्चुअली ये पूरा कॉन्सेप्ट ही है, कॉन्सेप्ट है। और आप जब कॉन्सेप्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई कर लेते हैं हिस्ट्री का, तो आपको जो ऑप्शन होते हैं उसको सिलेक्ट करने में परेशानी नहीं आती है। थोड़ा-सा ईसवी सन परेशानी आता है, फिर भी अगर इस माइंड बनाकर अब एक स्केच बनाकर पढ़े हैं कि ये इस पीरियड में हुआ था, तो आप उसके करीब पहुँच जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा उसमें मुझे नहीं लगता है कि रटने की ज़रूरत है। सो मैम, लाइफ में कभी डिमोटिवेशन वगैरह है तो फिर उससे आपने कैसे फेस किया था? जैसे कि 64-65 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कभी ऐसा हुआ लाइफ में, तो आप उसको कैसे ओवरकम की थी? हाँ, ये हुआ था 2018 में जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था। चूँकि मेरे पिताजी डायबिटिक हैं, तो उनको लगा कि उनका लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। इस वजह से वो चाहते थे कि पहले मैं शादी कर लूँ और शादी के बाद फिर पढ़ाई आगे कंटिन्यू, चाहते थे कि मैं पढ़ाई आगे कंटिन्यू करें, पर उनका फ़ोकस था कि पहले शादी कर लो। तो इस चीज़ से मैंने कहा, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, मैंने उनको कन्विंस किया कि आप पहले मुझे 1-2 साल समय दे दीजिए, मैं पढ़ाई कर लूँगी, उसके बाद आप कहेंगे तो मैं शादी भी कर लूँगी। तो ये हुआ था। तो उस वक़्त थोड़ा-सा समझाना मुश्किल हो गया था, उनका स्टैंड अलग था।
तो फैमिली इसलिए वालों से थोड़ा सा मतलब हाँ, अनबन भी हो गई थी और मैं उनसे टाइम माँग रही थी। तो फाइनली उन्हें मुझ पर कॉन्फिडेंस हुआ जब मेरा 64 का पीटी आया तो फिर उन्होंने आगे मुझे यहाँ पर पढ़ने के लिए मेंस का प्रिपरेशन के लिए भेजा। सो मैम थैंक यू सो मच, आपने अपनी जर्नी शेयर किया, स्ट्रगल शेयर किया और क्या आपका मोटिवेशन था और क्या आपका बुक लिस्ट कंटेंट था। तो दोस्तों हमारे साथ ही शिखा दीप्ति मैम थी, इनका रैंक 282 है। मैम का आईडी पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें।